हाय गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सूचना और प्रौद्योगिकी, जो कि हमारे मध्य प्रदेश की पीएससी में 9th यूनिट का एक टॉपिक है। इसमें हम मेगा सीरीज़ की बुक को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे जनरल स्टोर में आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगी। यदि आप नहीं खरीदना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए, हम आपको यहाँ पर सारी सॉल्व कराएंगे। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और हाँ, शेयर ज़रूर करना पड़ेगा। इसका पहला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वह क्षेत्र है जिसमें विभिन्न प्रकार के माध्यमों, निर्वात, गैस, धातु, अर्धचालक आदि से होकर आवेश के प्रवाह एवं उन पर आधारित युक्तियों का अध्ययन किया जाता है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है। वह इलेक्ट्रॉनिक्स युक्ति जिसमें प्रतिरोध, संधारित्र, इंडक्टर, इलेक्ट्रॉन्स, ट्यूब, डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसी आदि का अध्ययन किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है और विद्युत परिपथ का निर्माण किया जाता है। इसके द्वारा विद्युत संकेतों को एक अवांछित तरीके से बदलने से संबंधित है। मतलब इसमें क्या किया जाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं उसमें प्रतिरोध आते हैं, संधारित्र आते हैं, इंडक्टर आते हैं, इलेक्ट्रॉन, ट्यूब, डायोड और जो ट्रांजिस्टर और आईसी होती हैं, इनका प्रयोग करके कोई भी एक विद्युत परिपथ बनाया जाता है और उसमें विद्युत संकेत भेजे जाते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स युक्ति। इसमें अधिक विद्युत शक्ति से संबंधित क्षेत्र जैसे पावर सिस्टम, मशीनरी, पावर इलेक्ट्रॉनिकी आदि को विद्युत प्रौद्योगिकी के अंतर्गत माना जाता है, जबकि कम विद्युत शक्ति और विद्युत संकेतों के भांति भांति परिवर्तन, प्रबंधन, फिल्टरिंग, मॉड्यूलेशन, एनालॉग से डिजिटल कन्वेंशन आदि से संबंधित क्षेत्र को इलेक्ट्रॉनिकी कहा जाता है। ब्रिटिश वैज्ञानिक जो थे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में की थी। ब्रिटिश इंजीनियर जॉन एम्बोस ने पहली बार वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया था। मॉसफेट ट्रांजिस्टर का आविष्कार मोहम्मद अटला और इवॉन हंग ने 1959 में बेल लैब में किया था। इसमें 3 नोट्स आते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है जे थॉमसन का। याद होगा आपको, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी 1897 में। फिर आते हैं दूसरे, जॉन एम्बोस, इनने वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया था। और मॉसफेट जो कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था, इनने मोहम्मद अटला और डबॉन हंग ने मिलकर मॉसफेट ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था, है ना। मॉसफेट ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था 1957 में, बेल लैब में किया था। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रकार कितने हैं। तो पहला आता है एनालॉग, डिजिटल, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, सर्किट डिज़ाइन, डाप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स और बायो इलेक्ट्रॉनिक्स। 9 टाइप के हम इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स को आज पढ़ने वाले हैं। इनके कितने प्रकार होते हैं। तो पहला आता है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिकी। क्या होती है, इस परिपथ में विद्युत संकेतों को एनालॉग होते हैं। इनका प्रसंस्करण करने के बाद ये सतत ही बने रहते हैं, मतलब जिस रूप में इनको भेजा था वैसे ही बने रहते हैं। इसमें आते हैं ट्रांजिस्टर और प्रवर्धक। अब आते हैं डिजिटल। तो डिजिटल इसमें क्या होता है, जो परिपथ होता है इसमें वोल्टेज में केवल 2 स्तर होते हैं, जिसमें ऑन ऑफ या 0 या 1 डिजिटल पथ कहलाते हैं। इनमें वोल्टेज या धारा के स्तर को डिजिटल सिग्नल से भेजा जाता है और इसको क्या कहा जाता है, डिजिटल सिग्नल कहा जाता है। इसमें डिजिटल संकेत हैं वो परिपथ के लिए बाइनरी संख्या प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इस स्तर के 0 और 1 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि कैलकुलेटर, है ना। मतलब डिजिटल में क्या होगा, डिजिटल में 1 या 0 से संकेत भेजे जाएंगे, जैसे थे वो वैसे ही रहेंगे और इनको बाइनरी संख्या प्रणाली पर आधारित होते हैं ये। और इसमें सबसे अच्छा उदाहरण आता है कैलकुलेटर का। फिर आता है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत छोटे छोटे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइस होती हैं, उनके घटक होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है और निर्माण किया जाता है। और उपकरण सामान्यतः अर्धचालक होते हैं और उन्हीं सामग्री से बने होते हैं। तो इसमें पहले आता है ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्शन, रजिस्टर और डायोड। आपने देखा होगा पहले के जो कैलकुलेटर आते थे वो कितने बड़े होते थे, मोबाइल भी कितने बड़े बड़े होते थे। पहले तो फ़ोन ही होता था, लेकिन अब बिल्कुल देखा जाए तो मोबाइल की भी बिल्कुल एकदम छोटे पतले हो गए हैं, स्लिम। वो क्यों हो गए हैं, क्योंकि माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका प्रयोग किया गया है और मतलब कम ट्रांजिस्टर, छोटी सी बैटरी, छोटी सी चिप ये बना दिए गए हैं। तो इसका जो अध्ययन है वो किस में किया जाता है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है।
सर्किट डिज़ाइन एक प्रक्रिया है जो कि जटिल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से लेकर एक इंटीग्रेटेड सर्किट के भीतर भी व्यक्तित्व ट्रांजिस्टर तक सभी तरह के सिस्टमों को कवर करती है। मतलब एक देखा जाए जो सर्किट डिवाइस है, इसमें क्या किया जाता है, एक बहुत बड़ा भी इलेक्ट्रॉनिक्स इसके अंदर आ सकती है, छोटी भी आ सकती है, एक इंटीग्रेटेड सर्किट भी आ सकता है, या फिर एक व्यक्तिगत ट्रांजिस्टर है उसको भी इसके अंतर्गत रख सकते हैं। सर्किट डिज़ाइन आमतौर पर लॉजिक डिज़ाइन किए जाते हैं या फिर फिजिकल डिज़ाइन के बीच का चरण होता है। जो सर्किट डिज़ाइन है वो लॉजिक डिज़ाइन और फिजिकल डिज़ाइन के बीच का जो सर्किट होता है उसको क्या कहा जाता है, सर्किट डिज़ाइन कहा जाता है। आता है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, इसे फोटोनिक्स का उपक्षेत्र माना जाता है। ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच संचार होता है इसमें विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में, फिर प्रकाश को अर्धचालकों के माध्यम से ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसका प्रयोग दूर संचार में, सैन्य सेवाओं में, चिकित्सा में उपकरणों में प्रयोग किया जाता है, जैसे दूर संचार, लेज़र, एलईडी, ऑप्टिकल फाइबर, लेज़र डायोड, सोलर सेल, इसमें किया जाता है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग। इसमें मतलब 2 चरण होते हैं, पहला तो प्रकाश हो गया, फिर प्रकाशक को अर्धचालकों में बदला, ऊर्जा में बदलते हैं, फिर इसको उपयोग में लाते हैं। इसका प्रयोग कहाँ किया कर सकते हैं, दूर संचार में, सैन्य में, चिकित्सा में, हर जगह पे इसका उपयोग किया जा सकता है। अब आता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का एक विषय है जो विद्युत रूप से डिज़ाइन, नियंत्रण और बिजली के रूपांतरण से संबंधित होती है। इसमें एक नियंत्रक या नियंत्रण सर्किट के माध्यम से विद्युत ऊर्जा को विद्युत भार में परिवर्तित किया जाता है, जैसे कि टेलीविज़न सेट, पर्सनल कंप्यूटर, बैटरी चार्ज, रिएक्टर, जैसे कि एसी टू डीसी में जो रेक्टिफायर होता है वो क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और इन्वर्टर जो कि डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स अब उन सर्किटों से संबंधित इसमें पढ़ने वाले हैं जो ध्वनि तरंग संकेतों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करती हैं, तो उसको ऑडियो बोलते हैं, तथा विद्युत संकेतों को ध्वनि में परिवर्तित करते हैं। जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो ये क्या है, ये ध्वनि तरंग है, लेकिन आप इसको कहाँ से सुन पा रहे हैं, मोबाइल से सुन पा रहे हैं, तो इसको विद्युत संकेतों में चेंज कर दिया। और यदि आप कुछ बोलते हैं तो आप वहाँ से क्या बोलोगे, पहले आप अपनी ध्वनि में बोलोगे, फिर मोबाइल उसको चेंज कर देगा किस में, ध्वनि तरंगों में, फिर मतलब विद्युत तरंगों में, फिर विद्युत तरंगें मेरे पास कैसे आएंगी, फिर से ध्वनि तरंगों में चेंज हो जाएंगी। तो इसको किस में किया जाता है, तो ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, इसमें किया जाता है इसको प्रोसेस। इन सर्किटों का प्रयोग ऑडियो एम्पलीफायर में, ऑडियो मिक्सर में और आवृत्ति नियंत्रण में किया जाता है। इसका उपयोग होता है माइक्रोफोन, रेडियो रिसीवर, सीडी प्लेयर, टेप रिकॉर्डर, एम्पलीफायर, लाउड स्पीकर, इसका प्रयोग किया जाता है। अभी लाउड स्पीकर बहुत बड़ा विवाद बना हुआ है, तो आप इसको इससे रिलेट कर सकते हैं। नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है, इसके शब्द से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें नैनो तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। यह अक्सर आकार में बहुत छोटे होते हैं, इनका निर्माण करना बहुत कठिन होता है, मतलब सरल नहीं होता, उतना ही बहुत कठिन होता है। भौतिक प्रभाव नैनो स्केल और वस्तु रहते हैं उसके गुणों को बदल देती हैं। जो नैनो टेक्नोलॉजी है, अब तो नैनो कपड़े भी आ गए हैं ना, जो गंदे नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत नैनो तकनीकी से उसमें काम किया जाता है। तो वैसे ही है नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स। अब आती है बायो इलेक्ट्रॉनिक्स। यह जीव विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक्स के अभिसरण का एक क्षेत्र है। मतलब अब जो जीव विज्ञान है उसमें भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का कैसे प्रयोग किया जा रहा है वो ही पढ़ेंगे अपन बायो इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो शरीर की क्रियाओं के इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण से संबंधित होती है। विशेष रूप से इसका प्रयोग तंत्रिका तंत्र के दोषों की भरपाई करने के लिए किया जाता है और दवा के रूप में इसका उपयोग करते हैं। आपने कई मूवी देखी होंगी हॉलीवुड की, जिसमें कि एक ह्यूमन में चिप सेट कर देते हैं और फिर वो जैसा आप उसको कमांड देते हो वैसे ही काम करता है। तो इसमें ये प्रयोग आ रहे हैं और इसका प्रयोग चिकित्सा में ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति है और उसका हाथ काम नहीं कर रहा है लकवे से या फिर किसी भी रीज़न से, तो उसको ये डिवाइस पहना दी जाती है और वो जैसे सोचेगा तो वैसा उसका माइंड उस हाथ को चलाता है, मशीन जो है उसके हाथ को चलाती है, वो अपना काम कर सकता है आराम से। अभी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा था, तो आप इसको एक बार सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे यदि आप चाहें तो। अब इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि कौन कौन से अपन ने टाइप पढ़े हैं। अपन ने इलेक्ट्रॉनिक्स के 9 टाइप पढ़े हैं। तो पहला आता है एनालॉग, जिसमें कि अपन एनालॉग संकेत भेज रहे थे। फिर आता है डिजिटल, जिसमें संकेत 0 और 1 से भेजा जा रहा था। कैलकुलेटर इसका सबसे बड़ा वो उदाहरण था। फिर आता है माइक्रो, फिर आता है सर्किट डिवाइस, फिर आता है ऑप्टो
इलेक्ट्रो डिवाइस, फिर पावर डिवाइस, ऑडियो डिवाइस, नैनो डिवाइस और बायो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिकी का इतिहास। जॉन एम्बोस फ्लेमिंग ने 904 में पहला डायोड बनाया था जिसे रेडियो ट्यूब कहा गया था। एम्बोस मतलब हमारे जो बॉस हैं, इसको आप सिंपली याद कर सकते हैं, जो हमारे बॉस हैं वो उनने एक पहला डायोड बनाया जिसको क्या बोल दिया, रेडियो ट्यूब बनाई। क्योंकि रेडियो स्टेशन में मैं काम करती हूँ तो वहाँ पे जो एम्बोस फ्लेमिंग है उनने क्या कहा, पहला एक डायोड बनाया। उनकी अच्छी खासी दाढ़ी भी है तो मैंने उनको ऐसे याद रखा था कि उनकी दाढ़ी है, और उन्होंने पहला रेडियो ट्यूब बनाया था। रॉबर्ट वॉन लीवॉन और ली डी फॉरेस्ट ने 1906 में स्वतंत्र रूप से ट्रायोड का निर्माण किया था। इलेक्ट्रॉन ट्यूबों का उपयोग रेडियो संचार में किया जाता है। अब देखो इसमें दो चीज़ें आपको पढ़ने के लिए रहेंगी क्या, रॉबर्ट वॉन लीवॉन और डी फॉरेस्ट, ली डी फॉरेस्ट। ली डी फॉरेस्ट ने 906 में स्वतंत्र रूप से ट्रायोड का निर्माण किया था। इलेक्ट्रॉन ट्यूब का प्रयोग किस में किया जाता है, रेडियो संचार में किया जाता है। थॉमस एल्वा एडिशन ने एक प्रयोग करके दिखाया जिसमें इलेक्ट्रॉन धातु के एक चालक से दूसरे चालक में निर्वात में प्रभावित होते हैं, और आगे चलकर 1883 में इस सिद्धांत को निर्वात डायोड या ट्रायोड बने। इसी से जिसको किसने प्रतिपादित किया था, तो एल्वा एडिसन ने किया था। इनने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो धातु में एक चालक से दूसरे चालक में चले जाते हैं निर्वात में, यदि वैक्यूम ट्यूब है उसमें चले जाते हैं। इनने दिया था ये 1883 में ये सिद्धांत दिया था। फिर इसी के आधार पर डायोड और ट्रायोड बन गए। निकोलाई टेस्ला ने 1893 में रेडियो संचार को प्रदर्शित किया था। रेडियो संचार को किसने प्रदर्शित किया था, निकोलाई टेस्ला ने। विलियम शाल्के ने बेल प्रयोगशाला में 1947 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। वान जैक किल्वी ने सन 1959 में एकीकृत विद्युत परिपथ बनाए जिसको आईसी का निर्माण किया था, और इलेक्ट्रॉनिकी को आसान बना दिया था। जैक किल्वी ने आईसी चिप का निर्माण किया था। इंटेल में कार्यरत मार्शियन हाप ने माइक्रो प्रोसेसर निर्माण किया था, और इससे पहले माइक्रो प्रोसेसर 4004 था। पहली जनरेशन में एनिएक कंप्यूटर का विकास 1946 ईस्वी में निर्वात नली के प्रयोग से किया गया था। मतलब निर्वात नली आपको वैक्यूम ट्यूब से किसका प्रयोग हुआ था, एनिएक का प्रयोग हो गया था, कंप्यूटर बना दिया गया था 1964 में। अब यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉनिकी का विकास देख लेते हैं कि कैसे हुआ है। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूँगी, यदि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। आपको दिख रहा है ना, हाँ आप देख सकते हैं इसको। तो चलिए इसको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो पहले पढ़ेंगे वर्ष, उनकी अवधारणा क्या थी, और फिर किस व्यक्ति ने इसको खोजा है या फिर किसने बनाया है इसको, है ना। 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की जे थॉमसन ने, और 1920 में प्रोटॉन की खोज की रदरफोर्ड में और गोल्ड स्टीनर ने। इसके दो नाम आते हैं इसमें, लेकिन आपको मैं बता देती हूँ, जो प्रोटॉन है इसकी खोज तो गोल्ड स्टीनर ने की है, लेकिन इसका जो प्रोटॉन का नाम है वो रदरफोर्ड जी ने दिया है। अब न्यूटन की खोज 1932 में होती है और जेम्स चैडविक ने की थी। 1875 में सौर विद्युत सेल बने जो कि जी.आर. केरिक ने विकसित किए थे। 1883 में निर्वात में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह देखा था किसने, थॉमस एडिसन अल्वा ने। 1893 में रेडियो संचार किया निकोलाई टेस्ला ने। 1895 में ही एक्सरे की खोज हो गई थी जिसको किया था विलियम रॉन्टजन ने। 1896 में क्या हुआ था, रेडियो संचार व्यवहारिक प्रदर्शन में आ गए थे। रेडियो संचार का उपयोग या फिर मतलब सबसे पहले किसने बताया था, तो ये बताया था निकोलाई टेस्ला जी ने बताया था रेडियो संचार, लेकिन व्यवहारिक में प्रदर्शन किया है मार्कोनी ने 90 के दौरान, मतलब 1869 के टाइम पे। फिर 1867 में क्या हुआ, कैथोड किरणों की खोज हो गई जो कि जे थॉमसन ने की थी। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की भी खोज की थी और कैथोड किरणों की भी खोज की है जे थॉमसन ने। पहला डायोड बनाया था 1904 में। ये रेडियो ट्यूब और निर्वात नली में बनाया गया था। इसको बनाया था जॉन एम्बोज फ्लेमिंग ने। 1906 में ट्रायोड का निर्माण किया गया। इसमें दो वैज्ञानिकों का नाम आता है, रॉबर्ट वॉन लीवॉन और
ली डी फॉरेस्ट। फिर ट्रायोड एम्पलीफायर के रूप में पेटेंट करवाया था रॉबर्ट वान लीवेन ने और ली डी फॉरेस्ट ने, इन्हीं बनाया था और इन्हीं ने इसको बनाया था और इन्हीं ने पेटेंट करवा लिया। अब ट्रायोड ट्यूब का उपयोग दोलित के रूप में किसने किया है? तो ये किया है एडिसन ने, आर्मस्ट्रॉन्ग ने और ली डी फॉरेस्ट ने। फिर आते हैं वैक्यूम ट्यूब ऑसिलेटर। इसका आविष्कार 1921 में हुआ है और अल्बर्ट डब्ल्यू हॉल ने किया है वैक्यूम ट्यूब ऑसिलेटर का उपयोग। टीवी का कैमरा ट्यूब किसने बनाया था? बलामेंदीर के जमोरिकीन ने किया था 1923 में। 1940 में डायोड का निर्माण किया गया जॉन बारिडीन, वाल्टर ब्रिटेन, विलियम शार्कली ने। 1947 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार भी इन्हीं तीनों वैज्ञानिक ने किया था, जॉन बैरिडीन, वाल्टर ब्रिटेन और विलियम शार्कली। 1957 में अति चालकता का BCM सिद्धांत प्रतिपादित किया था जॉन बार्डिन ने, लियोन कूपर ने और रॉबर्ट शीफर ने। 1958 में IC सर्किट बनाई थी जैक किल्वी जी ने और 1967 के बाद 8 में, मतलब 7 से आप याद रख सकते हो, माइक्रो प्रोसेसर 7-8 में आया था। इंटेल का जो बनाया था मार्सन हाप ने बनाया था। क्या आप इसको फिर से रिवाइज करना चाहेंगे? चलिए एक बार और देख लेते हैं इसको, है ना। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 97 में, प्रोटॉन की खोज गोल्ड स्टीनर ने, लेकिन इनका नाम दिया है रदरफोर्ड ने और 1920 में। फिर न्यूटन की खोज 1932 में हुई है और चैडविक जी ने की है। प्रकाश विद्युत सेल ये JR केरे ने बनाया है और 1875 में। निर्वात में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह थॉमस एडिसन अल्वा ने पहले ही देख लिया था 1883 में। और रेडियो संचार निकोलाई टेस्ला ने बनाया था 1893 में, लेकिन इसको सामाजिक जीवन में या व्यवहारिक में लेके आई थी मार्कोनी जी 1897 में। एक्सरे किरणों की खोज 1895 में हो गई थी और रॉन्टगन जी ने की थी। कैथोड की खोज जे थॉमसन जी ने की थी 1897 में। पहला डायोड जो कि रेडियो ट्यूब और निर्वात नलिका थी, इसको बनाया था एम्ब्रोज फ्लेमिंग जी ने। ट्रायोड का आविष्कार रॉबर्ट वान लीवेन और ली डी फॉरेस्ट ने किया था। फिर इन्हीं ने इसको पेटेंट भी करवाया था। ट्रायोड का जो दौलत के रूप में उपयोग किया गया था 1912 में किया था और एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग और ली डी फॉरेस्ट ने किया था। वैक्यूम ट्यूब ऑसिलेटर का उपयोग एल्बर्ट डब्ल्यू हॉल ने किया था 1921 में। टीवी के कैमरा ट्यूब बनाया था बलामेंदीर के जोविकीन ने। डायोड बार्डिन, बर्टिन और शार्कली ने बनाया था। ट्रांजिस्टर भी बार्डिन, वाल्टर और शार्कली जी ने बनाया था। अति चालकता का BCM सिद्धांत बार्डिन, लियोन कूपर और रॉबर्ट शीफर ने दिया था। IC सर्किट जैक किल्वी ने बनाई थी 1958 में और माइक्रो प्रोसेसर 1968 में आए थे इंटेल के और मार्सन हाप ने इसको बनाया था। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिकी के अवयव क्या क्या हैं। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे अपन? प्रतिरोधक पढ़ेंगे, डायोड पढ़ेंगे, कैपेसिटर पढ़ेंगे, रेक्टिफायर, इंडक्टर, स्विच, इन्वर्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, फ्यूज, लॉजिक गेट, बैटरी, मल्टीमीटर और माइक्रो कंट्रोलर। इतने सारे अवयव पढ़ने हैं सबको। चलिए देखते हैं एक एक करके। पहले आता है प्रतिरोधक। यह एक इलेक्ट्रॉनिक अवयव है। इसमें सर्किट का प्रयोग करंट के बहाव को रोकने के लिए और उसको कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये कई प्रकार के हो सकते हैं। कार्य करने के आधार पर इनको दो भागों में बांटा जाता है। एक फिक्स्ड होते हैं और एक होते हैं वेरिएबल। तो फिक्स्ड वे होते हैं, इनमें सामान्यतः स्थिति में प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इनको फिक्स्ड कहा जाता है। जैसे थे वैसे इनको लगा देते हैं। इनमें निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला आता है कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोधक, वायर बाउंड प्रतिरोधक, मेटल ऑक्साइड प्रतिरोधक, सरमेट ऑक्साइड प्रतिरोधक, फ्यूजिबल प्रतिरोधक, पतली फिल्म प्रतिरोधक और मोटी फिल्म का प्रतिरोध। हाँ, फिर आता है वेरिएबल प्रतिरोध।
इसमें क्या होता है, जो प्रतिरोध होते हैं उनको सामान्यतः परिवर्तित किया जा सकता है। देखो, जो फिक्स्ड थे उनको फिक्स्ड रखा जाता था, उनको चेंज नहीं कर सकते। वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, जो फिक्स्ड थे उनको फिक्स्ड कहा जाता था और जो वेरिएबल हैं उनको वेरिएबल कहा जाता है। जो वेरिएबल हैं इन प्रतिरोधों का उपयोग रिमोट सिस्टम में किया जाता है। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। वेरिएबल 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पोटेंशियोमीटर, फिर होते हैं रियोस्टेट और टिमर्स होते हैं। 3 होते हैं, पोटेंशियोमीटर, रियोस्टेट और टिमर्स। फिर आते हैं अब डायोड। यह एक सेमीकंडक्टर होते हैं जो करंट को सिर्फ एक दिशा में जाने देते हैं। इसका प्रयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। जो डायोड होते हैं वो क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है। इनके भी कुछ प्रकार हैं, इनको भी वर्गीकृत किया गया है, जैसे जेनर डायोड। इनका प्रयोग वोल्टेज रेगुलेट करने में किया जाता है। वोल्टेज की मात्रा बैकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा हो जाती है तो यह करंट को उल्टी दिशा में जाने का दे देता है। इसका आविष्कार 1934 में क्लेंज जेनर ने किया था, उन्हीं के नाम पर इनका नाम रखा गया है जेनर। इसमें देखो सिंपल सी बात क्या होता है, वोल्टेज को रेगुलेट करते हैं और यदि बहुत सारा वोल्टेज एक ही साथ आ जाता है तो क्या करते हैं, जितना उनका जाने का है उनको जाने देते हैं और बच्चा जो होता है उसको उल्टी दिशा में जाने के लिए बोल देते हैं। फिर आता है क्या, शॉकले डायोड। इसका आविष्कार 1950 के दशक में किया गया था, विलियम शॉकले जी ने किया था। इसका पहला पीएनपी लेयर सेमीकंडक्टर डायोड है। पीएन लेयर का सेमीकंडक्टर डायोड है। फिर आता है शॉकिटकी डायोड। ये सेमीकंडक्टर धातु होते हैं और इन धातु के प्रयोग के कारण अधिक मात्रा में करंट बहाने की क्षमता होती है और इसमें वोल्टेज ड्रॉप कम होता है। जो वोल्टेज होता है इसमें ड्रॉप इसमें कम होता है। टनल डायोड। इसका प्रयोग किसी कार्य को नैनो सेकंड में कराने के लिए टनल डायोड का प्रयोग किया जाता है। इसका आविष्कार लियो इशाकी ने 1957 में किया था, इसलिए इसे इशाकी डायोड भी कहा जाता है। टनल डायोड मतलब अपन नैनो टेक्नोलॉजी की कितनी छोटी छोटी सी थी, तो भैया उसको जब करेंगे तो वो टन की आवाज़ आएगी क्या? बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि वो इतने छोटे से हम टन की आवाज़ लाएंगे उसमें तो जब तक वो टूट ही जाएगा। तो इसमें टनल का प्रयोग कर सकते हैं अपन। और शॉटकी डायोड जो थे वो वोल्टेज ड्रॉप कम करते हैं और शॉकले डायोड थे, इसमें पीएन का शॉक लगता है, उसकी लेयर होती है, सिंपल सी बात है। और जेनर डायोड, इसमें क्या होता है, जितना जाना है उसको जाने देगा और ज़्यादा यदि हो जाता है तो उसको वापस भेज देता है उल्टी दिशा में। लेज़र डायोड, ये लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन लेज़र का फुल फॉर्म होता है। यह एलईडी की तरह कार्य करते हैं, लेकिन इसमें लाइट की तरह लेज़र बीम का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो लेज़र बीम का प्रयोग किया जाता है लाइट की तरह, इसका प्रयोग फाइबर ऑप्टिक्स बारकोड रीडर में किया जाता है। लेज़र डायोड का प्रयोग। वैरेक्टर डायोड, इसमें वेरिएबल कैपेसिटर की तरह बहुत सारे उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि सेल फोन। एलईडी डायोड लाइट इमिटिंग डायोड होता है। यह इलेक्ट्रॉनिक की एनर्जी को लाइट एनर्जी में परिवर्तित कर देता है। यह डायोड फॉरवर्ड बायोस की स्थिति में काम करता है। पहले इसका प्रयोग इंडक्टर लैम्प में किया जाता था, अब इसका प्रयोग टीवी, सिग्नल फ्लाइट और जो गाड़ी के हेडलाइट लैंप होती हैं इसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन सबसे पहले इसका प्रयोग सिर्फ किस में किया जाता था, तो इंडक्टर लैंप होते हैं उसमें किया जाता था वैसे इसका उपयोग। अब आते हैं पीएन जंक्शन डायोड। जब तक एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर को एक एन टाइप सेमीकंडक्टर से जोड़ते हैं तो अर्धचालक पीएन जंक्शन डायोड का निर्माण करते हैं। यह एक ही दिशा में विद्युत प्रभावित करता है। पीएन जंक्शन पर आधारित अर्धचालक डायोड हैं। उदाहरण, रेडियो संकेतों का पता लगाने के लिए वर्तमान धारा को प्रत्यक्ष धारा में बदलना। इसमें क्या होता है, जो पी जंक्शन होता है या जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर होता है उसको एन टाइप के सेमीकंडक्टर से जोड़ देते हैं और एक विद्युत परिपथ का निर्माण करते हैं। इसका प्रयोग रेडियो सिग्नलों में किया जाता है और ये एक ही दिशा में विद्युत प्रभावित करता है, पीएन जंक्शन।
अब आते हैं कैपेसिटर या संधारित्र कहा जाता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक अवयव होते हैं जो इलेक्ट्रॉन चार्ज को स्टोर कर लेते हैं और इनका इस्तेमाल रेडियो, टेलीविज़न, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में किया जाता है। संधारित्र मतलब किसी भी चीज़ को संग्रहित करना, है ना। तो जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम क्या करेंगे, जैसे बहुत सारे पैसे आ गए हमारे पास महीने में, तो हम क्या करेंगे, जितना हमारे महीने का खर्च है वो हम निकाल लेंगे, एक साइड रख लेंगे और उससे जो एक्स्ट्रा बचा होगा उसकी हम सेविंग कर लेंगे और जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम उस सेविंग को खर्च कर देंगे। तो वैसे ये संधारित्र होते हैं। इनको पहले से चार्ज कर लिया जाता है, फिर जैसे कि लाइट चली जाती है या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो इनको फिर इससे इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं। ये दो प्रकार के कैपेसिटर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पोलराइज्ड कैपेसिटर, दूसरा होता है नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर। जो पोलराइज्ड कैपेसिटर होता है इसमें क्या होता है, दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इनको बहुत ध्यान से जोड़ा जाता है वरना ये काम नहीं करेंगे। जैसे कि क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, टेंटलम कैपेसिटर, पॉलीस्टीरीन कैपेसिटर और पॉलीईस्टर फिल्म कैपेसिटर। फिर आता है नॉन पोलर कैपेसिटर। इनमें नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल नहीं होते, इसलिए इनको नॉन पोलर कैपेसिटर कहा जाता है। इसमें क्या होता है, मेटल इंसुलेटर कैपेसिटर होते हैं और सेरेमिक कैपेसिटर होते हैं और फिल्म कैपेसिटर होते हैं। इंडक्टर या प्रेरक क्या होते हैं, यह एक तार का बना हुआ इलेक्ट्रॉनिक अवयव होता है जो मैग्नेटिक फील्ड को चार्ज के रूप में स्टोर करता है। देखो जैसे अपन अभी संधारित्र पढ़ा था, वो इलेक्ट्रॉन को संधारित कर रहा था, लेकिन अब इंडक्टर क्या होते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके चार्ज को स्टोर कर लेते हैं। इसका निर्माण कॉइल के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में फिल्टर या चौक बनाने के लिए किया जाता है। इसमें भी इंडक्टर के कुछ उपयोग दिए गए हैं कि मतलब इनको वर्गीकृत किया गया है कि कैसे कैसे बनते हैं। तो पहला आता है एयर कोड इंडक्टर, फिर आयरन कोर इंडक्टर, फेराइट कोर इंडक्टर, थोराइडल कोर इंडक्टर, वेरिएबल इंडक्टर, लैमिनेट कोर इंडक्टर, बॉबिन बेस्ड इंडक्टर, मल्टीलेयर इंडक्टर और फिल्म इंडक्टर। स्विच एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसका प्रयोग किसी सर्किट को ओपन या क्लोज या बंद या चालू करने में किया जाता है। स्विच का प्रयोग जैसे अपन फैन का स्विच होता है, ट्यूबलाइट का स्विच होता है, ये वाले जो स्विच होते हैं, क्यों इसका प्रयोग किया जाता है, किसी भी चीज़ को बंद या चालू करने के लिए, क्लोज या ओपन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। इंटीग्रेटेड सर्किट ये एकीकृत परिपथ क्या होते हैं, इनका आविष्कार 1958 में वेल लैब में रॉबर्ट नाइस और जैक किल्वी ने किया था। यह सेमीकंडक्टर पदार्थ से बनी होती एक चिप होती है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे से ट्रांजिस्टर लगे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक की सर्किट का आकार छोटा और कार्य करने की शक्ति बढ़ जाती है। उनको कहा जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट के जनरेशन कौन कौन सी हैं, पहला आती है स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड। प्रारंभिक समय में एकीकृत परिपथ में 2 से 10 तक ट्रांजिस्टर और लॉजिक गेट एकत्रित होते थे, इसलिए इसे SSI एकीकृत सर्किट कहा गया है, मतलब स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट कहा गया है। जैसे कि फिलिप्स TA330। अब आते हैं मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड। इसको 1960 में के दशक में एकीकृत में बदला गया था। इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। इसमें आता है मॉसफेट, जो स्केलिंग तकनीक की वजह से एक ही चिप में सैकड़ों ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा था, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के आकार में बहुत कमी आई थी। पहले में क्या था, 2 से या 10 तक ही लगा सकते थे, इसलिए स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड था, इंटीग्रेशन सर्किट था। मीडियम में क्या हो गया, अब तो इनमें सैकड़ों की संख्या में लगा सकते थे मॉसफेट स्केलिंग तकनीक की वजह से, और इसमें आकार इलेक्ट्रॉनिकी का बहुत छोटा हो गया। फिर आता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसको 70 के दशक में इसको स्टार्ट किया गया था। इसमें क्या होता है, जो आईसी होती है, एकीकृत परिपथ होता है, उसकी क्षमता को बढ़ा देता है, उसकी लागत को कम कर देता है और परिपथ में हज़ारों इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और सैकड़ों गेट को जोड़ने लगते हैं, जिससे कि जटिल जो सर्किट का निर्माण होता है। इसी को लार्ज स्केल सर्किट इंटीग्रेटेड कहते हैं।
जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर में इसका उपयोग किया जाता है। जितनी भी चीज़ें छोटी छोटी होती जाएंगी वो उतना ही इनकी संख्या बढ़ती जाती है ना। अब आता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। जैसे जैसे तकनीक का विकास हुआ वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट थे उसका आकार क्या होने लगा, घटने लगा। अब लाखों चिप एक सर्किट बोर्ड पर आराम से लग जाती हैं, जिससे कंप्यूटिंग सिस्टम को एक सिंगल चिप में बदला जा सकता है। इसी को वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट कहा गया है। माइक्रो प्रोसेसर को बनाने में इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का। अब आता है क्या, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसके प्रयोग में अरबों की संख्या में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और लॉजिक गेट एक सिंगल चिप के प्रयोग से लगाए जाते हैं। इसमें उच्च गुणवत्ता होती है, उच्च गति होती है और माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किया जाता है इसमें। और इसका प्रयोग क्वांटम कंप्यूटर में किया जाता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड का। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर के लिए वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का। अब आता है जनरेशन, प्रारंभ और ट्रांजिस्टर का उपयोग कैसे हुआ है ना। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन ये 1960 में प्रारंभ हुआ था और 2 से सिर्फ 10 तक लगा सकते थे, बिल्कुल सबसे छोटी संख्या थी। अब मीडियम स्केल इंटीग्रेशन में क्या हुआ, 10 से 500 तक के लगा सकते थे और 1968 में इसका आविष्कार हुआ था। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में क्या, ये 1971 में स्टार्ट हुई थी और 500 से 20,000 तक ट्रांजिस्टर इसमें लगाए जा सकते थे। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में क्या हुआ, इसमें 1980 के दशक में प्रारंभ हुआ था और 20,000 से 1 करोड़ तक के लगाए जा सकते थे। और अब आता है UL मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में, ये 1984 के टाइम पे हुआ और इसमें मोर देन बहुत सारे, आप गिनती भी नहीं कर सकते उतने आप इसमें लगा सकते हो, कितने भी लगा सकते हो। अब आते हैं बैटरी क्या होती हैं। यह एक विद्युत डिवाइस होती हैं जो कि रसायन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती हैं। इसका प्रयोग घरों में, विद्युत में और फ़ोन, लैपटॉप में इसका प्रयोग किया जाता है। सब में होती हैं, अपने मोबाइल में बैटरी होती है, आपको बैटरी पता होगा, गाड़ियों में बैटरी लगने लगी है और घर में भी होती है, लैपटॉप में होती है, कंप्यूटर में होती है, सब में बैटरी होती है। ये क्या करती है, इसको आप एक बार चार्ज कर दो, इसका जो केमिकल होता है उसको एक बार चार्ज कर दो तो केमिकल एनर्जी को क्या बदल देता है, ये विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। अब आते हैं मल्टीमीटर क्या होते हैं। यह एक मापन की युक्ति होती है। इसके अंतर्गत आप वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध को आसानी से माप सकते हैं मल्टीमीटर में, है ना। यह AC को DC सप्लाई को माप सकता है, दोनों को नाप सकता है। AC को भी माप कर सकता है और DC की भी माप कर सकता है। माइक्रो कंट्रोलर एक विद्युत परिपथ है, मतलब IC है, जिसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अनेक भागों को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। माइक्रो कंट्रोलर, कंट्रोल करने वाला कंट्रोलर। इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं उनको, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को कंट्रोल करने वाला होता है। यह माइक्रो कंट्रोलर में प्रोसेसर, मेमोरी और सीरियल पोर्ट्स आते हैं और पेरिफेरल्स इसमें होते हैं। क्या होते हैं, पेरिफेरल्स लगाए जाते हैं, मेमोरी, प्रोसेसर, सीरियल पोर्ट्स इसमें लगाए जाते हैं माइक्रो कंट्रोल करने के लिए और कंट्रोल करता है ना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को। फिर आता है लॉजिक। डिजिटल कंप्यूटर में सभी ऑपरेशन संकेतों के माध्यम से निष्पादित होते हैं। ये संकेत कंप्यूटर के अंदर के सर्किट के स्टैंडर्ड बॉक्स से प्राप्त होते हैं। इन्हीं सर्किट को लॉजिक गेट कहा जाता है। जो स्टैंडर्ड ब्लॉक्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर उन्हीं को क्या कहा जाता है, लॉजिक गेट कहा जाता है। लॉजिक गेट कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के आधार पर होते हैं, जैसे कि एंड गेट। यह एक डिजिटल सर्किट है, इसमें एक या एक से अधिक इनपुट होते हैं और केवल एक आउटपुट होता है। इनपुट आप कितने भी करा सकते हो, एक या एक से अधिक, लेकिन आउटपुट क्या रहता है, सिर्फ एक रहता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एंड गेट कहा जाता है। आप कुछ भी दे दो, एंड में हम क्या करेंगे भाई, हम एक ही आउटपुट देंगे। तो जैसे कि आपने यहाँ पे दिए हुए हैं A और B का, तो A गया, B गया, फिर आउटपुट में क्या आता है, C=A.1। इसको एंड गेट कहा जाता है। अब और गेट में क्या होता है, और गेट भी एक डिजिटल सर्किट है। इसमें एक या एक से अधिक इनपुट होते हैं और केवल एक आउटपुट होता है। इसमें भी एक आउटपुट होता है, लेकिन जो एंड गेट था वो 1 इंटू मतलब A इंटू B कर रहा था, लेकिन जो और गेट है वो A+B करता है। फिर आता है नॉट गेट।
इसमें क्या होता है, ये भी डिजिटल सर्किट है, ये है इनमें भी एक इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है नॉट में, ना तुम भैया ज़्यादा दो ना हम ज़्यादा बाहर देंगे, इसमें नॉट गेट, तो ए आएगा और सी इज इक्वल टू ए ही बाहर जाएगा। NAND गेट, इसमें क्या होता है, इसमें एंड और नॉट गेट का समायोजन होता है। इसमें एंड गेट का आउटपुट और नॉट गेट का द्वारा उल्टा कर दिया जाता है, इन्वर्टेड होता है ना। जैसे कि एंड गेट में क्या हो रहा था, ए और बी इनटू हो रहे थे, और नॉट गेट में क्या होता है, आप बहुत सारे लेके आओ, ना हम एक से ज़्यादा आने देंगे और ना एक से ज़्यादा जाने देंगे, तो इसमें एक ही रहेगा। नॉर गेट में क्या होता है, यह एक और गेट और नॉट का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें और गेट का आउटपुट नॉट गेट के द्वारा प्रतिलेपित किया जाता है, जैसे कि ए इंटू बी, ए और प्लस, और ये सी इज इक्वल टू ए इंटू बी। सेमीकंडक्टर अर्धचालक, यह पदार्थ होता है जो चालक या कुचालक दोनों के गुणों का पालन करता है। यह सामान्यतः एक धातु होती है और सामान्य ताप पर धारा का प्रवाह नहीं करती, परंतु यदि ताप बढ़ा दिया जाता है तो प्रतिरोध की मात्रा कम हो जाती है और धारा का प्रभाव होने लगता है। जैसे कि सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम, कैडमियम सल्फाइड, ये सेमीकंडक्टर के उपयोग हैं। ये अर्धचालक होते हैं, है ना धातु होती हैं और ना अर्धचालक होते हैं, ये दोनों के रूप में होते हैं। लेकिन इसमें ये होता है कि नॉर्मल जब होता है तो इसमें टेम्परेचर या फिर जो धारा होती है वो उतनी तेज़ी से प्रभाव नहीं करती, लेकिन टेम्परेचर बढ़ जाता है तो प्रतिरोध कम हो जाता है और धारा प्रभावित होने लगती है। अर्धचालक के दो प्रकार होते हैं, एक निज और एक बाह्य। निज अर्धचालक क्या होता है, इसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धियाँ नहीं मिलाई जाती और यह सामान्य अवस्था में निज अर्धचालक की भांति कार्य करते हैं। ताप बढ़ाने पर इसमें विद्युत का प्रवाह होता है, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में ताप बढ़ा देंगे तो विद्युत का प्रवाह क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। अब आते हैं बाह्य अर्धचालक, मतलब इनको निजी अर्धचालक के विद्युत चालक बहुत कम होते हैं, परंतु इसमें कुछ अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं। संयोजकता 3 या 5 होती है, इसकी चालकता बढ़ाई जाती है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि एन प्रकार की अर्धचालकता और पी प्रकार की अर्धचालकता। एन प्रकार की अर्धचालकता में क्या होते हैं, ए चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होल के कारण की वजह से विद्युत का प्रभाव होता है। इनके बनने से इलेक्ट्रॉन और फास्फोरस का ड्रॉप किया जाता है। आर्सेनिक संयोजकता 5 को अशुद्धि के रूप में शुद्ध अर्धचालक में मिलाया जाता है, इसे ही एन प्रकार की अर्धचालकता कहते हैं। देखो एन चालकता में क्या होती है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत का प्रवाह और ऋणात्मक होलों से होता है, जैसे कि, और इसके बनाने में सिलिकॉन और फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। और जो आर्सेनिक होती है उसको अशुद्धि के रूप में शुद्ध धातु मतलब अर्धचालकों में मिलाया जाता है। मतलब जो सिलिकॉन है और फास्फोरस है ये आपकी अर्धचालक धातुएं हो गई। अब इसमें क्या मिलाया जाएगा, आर्सेनिक मिलाया जाएगा, तो क्या बन जाएंगे, एन प्रकार के अर्धचालक बन जाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव होल से विद्युत प्रभावित कर रहे हैं। पी प्रकार की अर्धचालकता, इसमें क्या होता है, जो धनात्मक मतलब पॉजिटिव होल होता है वहाँ से विद्युत धारा प्रभावित होती है। इसमें अशुद्धि के रूप में त्रिसंयोजी पदार्थ को मिलाया जाता है, जो कि बोरल का ड्रॉप कह सकते हैं जिसको। त्रिसंयोजी पदार्थों को अर्धचालकों में अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है और ये पी प्रकार की अर्धचालकता होती है ना। और ये भी 3 प्रकार की होती है, पी एन डायोड, एलईडी और ट्रांजिस्टर में इसका उपयोग किया जाता है। अब आते हैं एम्पलीफायर। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसका निर्माण ट्रांजिस्टर से होता है। इसका प्रयोग सिग्नल की शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है। जो एम्पलीफायर होते हैं तो उनका उपयोग क्यों किया जाता है, जो सिग्नल होते हैं उनकी शक्ति को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इनकी मात्रा को हम क्या गेन में मापते हैं और इसका प्रयोग वायरलेस कम्युनिकेशन तथा ब्रॉडकास्टिंग में इसका उपयोग किया जाता है। अब आते हैं, इसके भी कुछ प्रकार होते हैं एम्पलीफायर्स के। तो पहला आता है करंट एम्पलीफायर। यह इनपुट वोल्टेज धारा को एम्पलीफायर करता है। और वोल्टेज एम्पलीफायर, यह इनपुट वोल्टेज को एम्पलीफायर कर बढ़ा देता है। देखो करंट वोल्टेज क्या होता है, करंट
एम्पलीफायर में क्या होता है, जो इनपुट वोल्टेज होते हैं उसकी धारा को एम्पलीफायर करता है। जो वोल्टेज एम्पलीफायर होते हैं इसमें इनपुट वोल्टेज जो होते हैं उसको एम्पलीफायर करके बढ़ा देता है। और ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर इसमें इनपुट करंट के अनुसार आउटपुट करंट में परिवर्तन कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है ना। और ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर में क्या होता है, इनपुट करंट के अनुसार आउटपुट करंट में परिवर्तन किया जाता है। ये दोनों सेम ही हैं। जो ट्रांस कंडक्शन एम्पलीफायर है और ट्रांस रेजिस्टेंस का एम्पलीफायर है, ये दोनों सेम ही हैं। इसमें क्या होता है ट्रांस कंडक्टेंस में कि इसमें इनपुट करंट के अनुसार आउटपुट में परिवर्तन किया जाता है, और ट्रांस रेजिस्टेंस में भी होता है कि इनपुट के अनुसार ही आउटपुट में परिवर्तन किया जाता है। फिर आता है पावर एम्पलीफायर। यह एक इनपुट सिग्नल पावर के मैग्नीट्यूड को बढ़ाता है। जो इनपुट सिग्नल होते हैं उसकी पावर के मैग्नीट्यूड को बढ़ा देता है। इसके अनुसार स्पीकर, हेडफोन इसका होता है उपयोग पावर एम्पलीफायर में। ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी होते हैं। यह एक आईसी होता है जो वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह काम करता है। इसका प्रयोग रजिस्टर और कैपेसिटर में किया जाता है। जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होते हैं उसका उपयोग किसमें किया जाता है, रजिस्टर में और कैपेसिटर में किया जाता है। फिर आता है रेक्टिफायर। यह भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो एसी करंट को डीसी करंट में बदलता है। इसको बनाने में डायोड का प्रयोग किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव में क्या होता है, जब किसी ट्रांसफार्मर पर वोल्टेज दी जाती है तो वह पॉजिटिव तथा नेगेटिव दोनों साइकिल होती हैं उसमें, परंतु हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, जो नेगेटिव साइकिल होती है वो रोक कर पॉजिटिव साइकिल को जाने देता है। हाफ में क्या होगा, मतलब आधा आधा जाएगा। तो इसमें हमेशा जब ट्रांसफार्मर पर वोल्टेज दिए जाते हैं तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल में चलते हैं। लेकिन हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, जो नेगेटिव वाली साइकिल होती है वो उसको रोक देता है और पॉजिटिव को जाने देता है। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, इनपुट वोल्टेज वेवफॉर्म होता है। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइकिल को रेक्टिफाई करता है और इन दोनों श्रेणियों में इनको मतलब दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला आता है सेंट्रल ड्रॉप फुल वेव रेक्टिफायर और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। अब आता है इन्वर्टर। क्या होता है इन्वर्टर, डिस्क धारा को आवृत्ति धारा या फिर एसी में परिवर्तित करता है। रेक्टिफायर एसी को डीसी में परिवर्तित कर रहा था और जो इन्वर्टर होते हैं वो डीसी को एसी में परिवर्तित करते हैं। फ्यूज, यह एक मिश्र धातु से बनी हुई युक्ति होती है जो विद्युत परिपथ को विद्युत में होने वाले नुकसान से बचाती है और इसका निर्माण किया जाता है जस्ते से, तांबा से, चांदी से और एल्यूमिनियम से। जो अपने बोर्ड में जो होते हैं इलेक्ट्रिक बोर्ड होते हैं उसमें भी इसका प्रयोग आपने देखा होगा कि जैसे ही कभी लाइट या फिर जैसे मेरे साथ कई बार ऐसा होता है कि मैं कोई चीज़ चेक करती हूँ, उसका प्लग लगाती हूँ और स्विच ऑन करती हूँ तो पूरे घर की लाइट बंद हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, जो फ्यूज़ होता है वो उड़ जाता है और मेरी जो और इंस्ट्रूमेंट हैं तो वो ख़राब होने से बच जाते हैं, इसलिए जो फ्यूज़ होता है वो उड़ जाता है और कनेक्शन बंद हो जाता है। तो फिर कुछ देर बाद सीधे से बोर्ड की लाइट जाती है और सारे घर की लाइट रहती है। तो फ्यूज़ में क्या होता है, ये पूरे घर की लाइट बंद करने से बेटर करता है कि आपका एक बोर्ड ही उड़ा देता है। तो उसमें एक छोटा सा फ्यूज़ लगा देते हैं जिसमें क्या होता है, इसका जो मतलब जो विद्युत उपकरण होते हैं उसका नुकसान होने से बच जाता है। अब पढ़ते हैं अतिचालकता क्या होती है। जब किसी पदार्थ के तापमान को 0 डिग्री केल्विन पर ठंडा किया जाता है और उसका प्रतिरोध पूर्णतः शून्य हो जाता है, पदार्थ इसी गुण को अतिचालकता कहते हैं। मतलब कि 0 डिग्री केल्विन पर आपने तक किसी पदार्थ को ठंडा किया तो उसका प्रतिरोध क्या हो गया, पूर्णतः शून्य हो गया। तो इसी में क्या हो गया, इस गुण को क्या कहा जाता है, अतिचालकता कहा जाता है। सर्वप्रथम इसकी खोज कैमलिंग ओन्स ने 1911 में की थी। इसके अनुसार यदि पारे को 4 डिग्री केल्विन के नीचे ठंडा किया जाता है तो विद्युत का पूर्ण सुचालक हो जाता है। मतलब ऐसी कोई भी, जैसे हम करते हैं ना, कोई भी चीज़ चालकता क्या होती है कि किसी भी चीज़, जैसे कि आयरन है उसको चालक बोलते हैं ना, क्योंकि उससे विद्युत प्रभावित हो सकती है, लेकिन जो लकड़ी है उससे विद्युत प्रभावित नहीं हो सकती। तो लेकिन आयरन में भी एक लिमिट होती है कि वो इतनी ही धारा को प्रभावित करेगा। लेकिन यदि हम उसको पदार्थ को 0 डिग्री केल्विन पर ठंडा कर देते हैं तो उसकी जो प्रतिरोध होता है वो शून्य हो जाता है और बहुत जल्दी चालकता को बढ़ा देता है। तो इसी को क्या कहते हैं, अति चालकता कहते हैं। इसकी खोज कैमलिंग ने की थी और मतलब कैमलिंग ओन्स ने की थी 1911 में। और इनके अनुसार 4 डिग्री केल्विन जो तापमान लिया गया था, इसमें क्या होता है, जो पदार्थ होता है वो पूर्ण सुचालक होता है। इसको समझाने के लिए 1957 में जॉन बार्डिन
लियो कूपर और रॉबर्ट शिफर ने एक सिद्धांत दिया जिसको BCS सिद्धांत कहा जाता है। इसके अनुसार अति चालकता में इलेक्ट्रॉन की गति स्वतंत्र न होकर युग्म के रूप में होती है। इनने बोला कि जो अति चालकता होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की गति बिल्कुल एकदम स्वतंत्र नहीं होती कि मतलब आपने चालू किया और बिल्कुल धड़ 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 करके चले जाएंगे, नहीं। इनने बोला कि इसमें युग्म के रूप में इसकी जो प्रभाव होता है वो युग्म के रूप में होता है। इससे कूपर ब्रांड भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार 1972 में इन तीनों वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था कि इन्हें अति चालकता को अच्छे से डिफाइन किया। इससे पहले ये कर चुके थे कौन? कैमलिंग ओन्स ने कर चुके थे 1911 में, लेकिन इसको अच्छे से प्रतिपादित किया कि भैया ठीक है कि 4 डिग्री केल्विन पर कोई चीज़ पूर्णतः प्रतिरोध शून्य हो जाती है और पूर्ण चालक हो जाती है, लेकिन ये नहीं है कि स्वतंत्र प्रभाव होता है इसमें युग्म के रूप में होता है। ये ने बताया था बार्डिन ने, लियोन ने, कूपर और रॉबर्ट शिफर ने 1957 में, और इसके तहत इनको 1972 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अति चालकता के प्रयोग क्या है? एक होता है मैग्नेटिक लिविटेशन में, मैग्नेटिक लिविटेशन जिसको मैगलेव कहा जाता है। यह चुंबकीय निलंबन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा किसी धातु को चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के साथ प्रभावित किया जाता है जिसकी गति पर गुरुत्वाकर्षण और अन्य त्वरण का प्रभाव ना पड़े। इस तकनीक का प्रयोग मैगलेव ट्रेन में किया जाता है। मैगलेव ट्रेन को भारत में लाने की हाल ही में शुरुआत हो रही है और इसको भेल तथा स्विस रैपिड AG के मध्य समझौता हुआ है इसके लिए, है ना, मैगलेव। इसको एक बार और देख लेते हैं अपन क्या होते हैं मैग्नेटिक लेविटेशंस। यह चुंबकीय निलंबन की एक पद्धति होती है जिसके अनुसार जो वस्तु होती है उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और उससे प्रभावित किया जाता है, उसके साथ प्रभावित किया जाता है। इसमें गुरुत्वाकर्षण और अन्य त्वरण का प्रभाव कम हो जाता है। देखिए इसमें मतलब इसकी मैग्नेटिक लेविटेशन है, इसका जो ट्रेन में उपयोग होता है जो मैगलेव ट्रेन कहा जाता है, इनको मैगलेव ट्रेन कहा जाता है। हाल ही में किसके उपयोग में भेल और स्विस रैपिड AG इसके लिए समझौता कर रही है। इसमें क्या होता है, एक बहुत बड़ी ट्यूब लेते हैं, उसमें एक वैक्यूम क्रिएट करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट किया जाता है और उसके अंदर ट्रेन को दौड़ाया जाता है। इसमें गुरुत्वाकर्षण और किसी भी अन्य प्रकार का प्रभाव काम नहीं करता। अब आता है माइजनर प्रभाव। किसी भी धात्विक वस्तु में अति चालकता के गुण के लिए उसमें निम्नतम ताप पर ठंडा किया जाता है जिससे चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव शून्य हो जाता है। इसकी खोज 1933 में जर्मन के बेथलर माइजनर ने और रॉबर्ट आक्सेनफील्ड ने किया था। माइजनर प्रभाव, इसलिए इसको माइजनर के नाम पे दिया गया है, माइजनर प्रभाव। जो विश्व में बुलेट ट्रेन चल रही है उसका चालन भी माइजनर प्रभाव के साथ ही चलता है ना। राष्ट्रीय इसकी खोज किसने की थी माइजनर प्रभाव की? तो माइजनर और रॉबर्ट आक्सेनफील्ड ने 1933 में। राष्ट्रीय उच्च वोल्टेज दृष्टता परियोजना, यह एक लंबी दूरी के लिए विद्युत परिपथ एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए विकसित की गई है। इसके प्रथम चरण में सेलूरू AP तथा बरसू MP के बीच 100 kV पर 100 MB HVDC लिंक को सफलतापूर्वक प्रारंभ किया जा रहा है। राष्ट्रीय उच्च वोल्टेज दृष्टिधारा परियोजना किन किन की बीच चल रही है? तो सेलेरू आंध्र प्रदेश और बारसू मध्य प्रदेश के बीच में चल रही है। इसमें क्या होगा, एक बहुत बड़ा परिपथ लेंगे और इसकी एफिशिएंसी को बढ़ा दिया जाएगा विद्युत परिपथ की। अति चालकता से संबंधित कुछ संस्थान कौन कौन से हैं? भारतीय भौतिक प्रयोगशाला जो कि नई दिल्ली में है, केंद्रीय कांच एवं सैनिक अनुसंधान कोलकाता में है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अनुसंधान ये पालनी राजस्थान में है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR जो कि मुंबई में है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क मुंबई में है, और 1987 में भारत में प्रोग्राम मैनेजमेंट बोर्ड की स्थापना की गई थी IIT चेन्नई में। प्रोग्राम मैनेजमेंट बोर्ड की स्थापना की गई थी चेन्नई में, भाभा मुंबई में है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अनुसंधान पालनी
राजस्थान में है। केंद्रीय कांच एवं सेरेमिक अनुसंधान कोलकाता में है और राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में है। फरवरी में 1991 में इनको प्रयोग मैनेजमेंट बोर्ड परिवर्तित कर भारतीय अतिचालकता और तकनीकी बोर्ड कर दिया गया था। इनका नाम इन सबको मिला के क्या कर दिया गया, प्रोग्राम मैनेजमेंट बोर्ड परिवर्तित करके राष्ट्रीय अतिचालकता तकनीक बोर्ड कर दिया गया था 1991 में। टेलीविजन का आविष्कार 1925 में जॉन लोगी वेयर ने किया था। यह एक कैथोड रे ट्यूब CRT तकनीक पर आधारित होती है। 1927 में फिलो फर्न स्वात ने ब्लैक और वाइट टेलीविजन का आविष्कार किया और फिडीनेट बोर्ड ने 1897 में CRT का आविष्कार कर दिया। 1988 में पहला LED टीवी ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन के साथ प्रस्तुत किया गया था। पहली टीवी कब आई थी, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट LED में, तो 1988 में आई थी। उसके पहले ही फेडनेस बोन ने क्या किया था, CRT का आविष्कार कर दिया था, जो कि हमारी टीवी जिससे चलती हैं वो। और 1927 में फ्लो फर्न स्वात ने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का आविष्कार किया था। 1927 में क्या हुआ, अमेरिका में टीवी का प्रसारण प्रारंभ कर दिया गया और 1936 में हाई डेफिनेशन सेवा की सुविधा ब्रिटेन में दी गई थी। हाई डेफिनेशन सेवा की शुरुआत कहाँ पे की गई थी, ब्रिटेन में की गई थी। टेलीविजन के भाग आइनोस्कोप या प्रेषी और काइनोस्कोप। आइनोस्कोप यह टेलीविजन के अंदर का भाग होता है जो कैथोड रे कंपनदर्शी से मिलकर बना होता है। यह दृश्य का स्कैनिंग कर उनके अनुरूप विद्युत संपादन उत्पन्न करता है। काइनोस्कोप यह टेलीविजन के आगे का भाग होता है, इसे हम देख सकते हैं। इसमें विद्युत का संपेदन को प्रकाश किरणों से परिवर्तित कर दृश्य प्रदान करता है जिससे कार्यक्रम का प्रसारण होता है। आइनोस्कोप में क्या होता है कि जो कैथोड रे होती हैं उनका कंपन दर्शाता है ये, और दृश्यों को स्क्रीन पर विद्युत संपेदित उत्पन्न करता है। और काइनोस्कोप क्या होता है, जो हम देखते हैं बाहर का भाग होता है जिससे विद्युत जो संपेदन होता है वो प्रकाश के रूप में उसको परिवर्तित करके दृश्य दिखाते हैं हमें और कार्यक्रम चलता है। टेलीविजन के प्रकार एनालॉग टेलीविजन और डिजिटल टेलीविजन, LED टीवी, सैटेलाइट टीवी, त्रिआयामी टीवी और प्लाज्मा टीवी। बाप रे बाप, कितनी सारी टीवी हैं, हम लोगों को सिर्फ एक पता है। तो एनालॉग टीवी यह CRT तकनीक पर आधारित होती है। सबसे पुराना टीवी है जो कि है ना, इसमें वीडियो ध्वनि के लिए एनालॉग सिग्नल का प्रयोग किया जाता था। इसके प्रसारण रंग, चमक, ध्वनि के लिए सिग्नल के आयाम, चरण और आवृत्ति का प्रयोग किया जाता था। इसमें सिग्नल 54 से 890 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति बैंड पर प्रसारित होते हैं। CRT का आविष्कार कार्ल ब्राउन ने 1897 में किया था। अरे यार, अभी CRT का आविष्कार तो उन्होंने किया था, देखिए फेडनेस ब्राउन ने किया था। हाँ, इनका ही नाम होगा कार्ल ब्राउन। यहाँ पे इनको बोल रहे हैं, इन्होंने नाम चेंज नहीं किया है। CRT का आविष्कार किया था। इसमें आप इसकी आवृत्ति याद कर सकते हैं। तो 54 मेगाहर्ट्ज से क्या होती है, 890 मेगाहर्ट्ज तक इसकी आवृत्ति होती है सिग्नल की। फिर आती है डिजिटल टीवी। यह टेलीविज़न वीडियो ऑडियो के साथ डिजिटल संकेतों का प्रयोग करता है। इसमें एनालॉग की तुलना में चित्र का अलग अलग आकार, पहलू, अनुमाप, प्रतिरोध स्वरूप प्रेषित हो सकते हैं। यह 2 प्रकार से विभाजित होते हैं। पहले मानक परिभाषा में टीवी और एक होती है उच्च परिभाषा में टीवी। 2 प्रकार की होती है। मानक परिभाषा में टीवी क्या होती है, यह एनालॉग टीवी का प्रतिबंधित रूप होता है जिसमें 480 क्षैतिज रेखाएं का रेजोल्यूशन होता है और 4:3 के पहल अनुपात का कार्य करता है। 4:3 का अनुपात होता है और 480 रेखाओं का रेजोल्यूशन होता है इसमें। और ये नॉर्मल एनालॉग टीवी होती है, टेलीविज़न होता है, उसका प्रतिबंधित रूप है। अब आता है क्या, उच्च परिभाषित टेलीविज़न। इसमें 2 मिलियन पिक्सल के साथ डिजिटल रूप में वीडियो संपीड़ित किया जाता है और इसका प्रसारित किया जाता है। यह क्षेत्रीय रेखाएं इसमें कितनी होती हैं,
1080 इसमें रेजोल्यूशंस रेखाएं होती हैं और इसका रेशियो कितना होता है 9:14। और पहले का जो अपना मानक था उसमें 4:3 का था, इसमें है 9:14 का। अब आती है एलईडी टीवी। यह क्या होती है? यह मैसिव इलेक्ट्रोमिन्सर लेयर की एक पतली फिल्म से बनी होती है। इस फिल्म के बीच में आर्सेनिक सेमीकंडक्टर मटेरियल की एक लेयर बनी होती है। यह डिस्प्ले पारदर्शी और ज़्यादा लचीला हो जाता है और 170 डिग्री के वाइड एंगल पर भी इसको देखा जा सकता है। इसका जो अनुपात होता है वो कितना होता है 10 लाख रेशियो 1 का हो सकता है। फिर आती है सैटेलाइट टीवी। यह उपग्रह प्रदत्ता टीवी होती है, उपग्रहों के लिए होती है यह उपग्रह रिसीवर एक बाह्य सेटअप बॉक्स टीवी के एक सैटेलाइट ट्यूनर मॉड्यूलेशन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। त्रिआयामी टीवी। क्रिश डुआल नामक वैज्ञानिक ने पहली बार 3D प्रोग्राम वाला टीवी बनाया था। किसने बनाया था? क्रिश डुआल ने बनाया था। हम क्रिश मूवी देखने गए थे ना, लेकिन वो 3D में नहीं थी, तो उन्हीं ने बनाया था, क्रिश डुआल जी ने बनाया था, 3D प्रोग्राम बनाया था। इसमें दर्शाने के लिए एक विशेष प्रकार का जेट के कैमरे का प्रयोग किया जाता है, जिसमें दोनों आँखों पर अलग अलग कोणीय प्रभाव पड़ता है। इसमें होलोग्राफ तकनीक का मदद से इसको उत्पन्न किया जाता है। कौन सी तकनीक लगाई जाती है इसमें? होलोग्राम तकनीक लगाई जाती है, जिसमें देखने के लिए विशेष पोलोराइड चश्मे लाल रंग और नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें दोनों आंखों में जो कोणीय प्रभाव पड़ता है वो अलग अलग कोण का बनता है और इसमें होलोग्राम तकनीक का प्रयोग करके बनाया जाता है। और इसमें विशेष पोलराइज्ड चश्मे जो कि रेड कलर के और नीले कलर के होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। अब आता है प्लाज्मा टीवी। यह CRT के विकल्प के रूप में कार्य करता है। इसमें फिक्शल अक्रिय गैस जैसे कि नियॉन, आर्गन, जिनॉन के छोटे छोटे कंटेनर का प्रयोग किया जाता है। इसके आधार पर मतलब जो इसकी धारा प्रभावित की जाती है और इलेक्ट्रिकली प्लेट के बीच में रखे फ्लेक्सल चमकने लगते हैं। इसका प्रसारण होता है तो CRT की तुलना में समतल टीवी होती हैं और इससे दीवार पर लगाया जा सकता है। जो अभी अब वर्तमान में बहुत चल रही हैं फ्लैट टीवी होती हैं जो दीवार पर टंगी होती हैं। और पहले क्या होती थी, इतनी बड़ी वाली टीवी होती थी, जब वो चलना बंद हो जाती थी ठप ठप बजाते थे, तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता था? CRT का प्रयोग किया जाता था। लेकिन अब प्लाज्मा टीवी चलने लगी हैं तो इसमें क्या होता है, नियॉन, आर्गन और जिनॉन के कुछ कंटेनर लगे होते हैं। उसमें जब धारा प्रभावित करती हैं तो जो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं वो, और फिर वो चमकने लगते हैं जिससे हम टीवी देख पाते हैं और इनको दीवार पर भी लगा सकते हैं। टेलीविज़न के प्रकार कौन कौन से हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीविज़न, एनालॉग टीवी, डिजिटल, LED, सैटेलाइट, त्रिआयामी और प्लाज्मा टीवी जो कि हम देख चुके हैं। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास कैसे हुआ? भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत 1970 में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना के बाद प्रारंभ हुआ और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अध्यक्ष सचिव CGK मेनन को बनाया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1970 को हुई थी इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना और इसके सचिव कौन बनाए गए थे? MGK मेनन। 1970 में ही भारत में सर्वप्रथम ट्रांजिस्टर का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा इंटरचेंज परिषद का गठन किया गया और इनका कार्य था LDE के विकास के लिए नीति निर्माण करना। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज परिषद का गठन किया गया जो कि हमारे EDI के विकास के लिए नीति बनाएगी और उनको दिशा निर्देश देगी। 1982 में भारत में पहली बार रंगीन टीवी का आविष्कार हुआ था, मतलब उत्पन्न की गई थी और STQC द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों को ISO प्रमाण दिया गया था। प्रमाणीकृत स्कीम प्रदान की गई थी, है ना। केंद्र सरकार ने IIST बेंगलोर तथा IIT मुंबई में नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स केंद्र स्थापित किए। कहाँ पे? बेंगलोर में और मुंबई में किए गए थे। बेंगलोर में IIST में और IIT मुंबई में नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स केंद्र स्थापित किए गए थे। इलेक्ट्रॉनिक्स आयोग द्वारा अक्टूबर 1973 में प्रौद्योगिकी विकास परिषद की स्थापना की गई। इसका कार्य इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास की संभावना को तलाशना था। 1 अप्रैल 1993 को इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क योजना EHTP प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य बहुराष्ट्रीय कंपनी
के साथ समझौता कर भारत में विदेशी कंपनियों को बढ़ावा देना था। किसका उपयोग किया गया है? 1993 में बनाई गई है क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, जो कि विदेश से कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए बढ़ावा देगी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किए गए हैं, जिसमें भोपाल, जबलपुर को देश में 7 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए चुना गया है। इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे? तो भोपाल में और जबलपुर में। जबकि इलेक्ट्रॉनिक पार्क कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे? तो जबलपुर में, भोपाल में, इंदौर में। ये 3 तो मेन आती हैं, फिर ग्वालियर और सागर में भी। 1988 में पुणे में CDAC की स्थापना की गई थी। 1988 में इसके द्वारा 100 GFLOP पीक कंप्यूटिंग क्षमता वाला कंप्यूटर निर्मित किया गया था। भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स की उपलब्धियां क्या क्या हैं? रक्षा अनुसंधान में प्रयुक्त अत्याधुनिक मैसिबल पेलर, जो सुपर कंप्यूटर, कैंसर में और लीनियर एसिलेटर में भी इसका उपयोग किया जाता है। मौसम संबंधी घटनाओं की जानकारी के लिए इसका उपयोग किया जाता है अत्याधुनिक रडार का। समानांतर प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी पर आधारित सुपर कंप्यूटर का भी निर्माण किया गया है। अपराधियों की खोज करने के लिए, उंगलियों के चिन्ह का विश्लेषण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सेमीकंडक्टर उद्योगों के लिए और बीमा एसिटेंसी उपयोग की प्रणाली के लिए भी इनका उपयोग किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स के विकास हेतु स्थापित कुछ संस्थाएं हैं, जो कि हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के विकास हेतु स्थापित संस्थाएं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यह कंपनी सिंगल क्रिस्टलाइन सिलिकॉन सोलर सेल होते हैं, उसका विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन करती है। सिंगल क्रिस्टलाइन सिलिकॉन सोलर सेल का उत्पादन करती है कौन? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। यह कंपनी फोटोवोल्टेइक, सोलर ऊर्जा एवं अक्षय ऊर्जा के लिए रक्षा संबंधी प्रणालियों का उत्पादन करती है। इसमें सफलतापूर्वक भारतीय रेल नेटवर्क के उपकरणों को यूरोपीय मानकों के अनुरूप विकसित किया जाता है। मानकीकरण परीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रम STQC 1980 में इसको स्टार्ट किया गया था। यह त्रिप्रणाली लागू की गई थी इसमें, है ना। तो पहली कौन सी थी? इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला, इलेक्ट्रॉनिक्स परीक्षण एवं विकास केंद्र और राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में स्थापित की गई थी, और ये प्राथमिक मानवीकरण सुविधा केंद्र था। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स परीक्षण एवं विकास केंद्रों को एक्सचेंज ऑफ अथॉरिटिकेट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट परफॉर्मेंस टेस्ट डाटा EX एक्ट संस्था का सदस्य बनाया गया था इसको। इलेक्ट्रॉनिक सामग्री प्रौद्योगिकी केंद्र CMAT कहा जाता है इसकी स्थापना DEITY के तहत मार्च 1990 में एक पंजीकृत वैज्ञानिक संस्था के रूप में की गई थी। CMAT 3 प्रयोगशाला के साथ काम करता है, जो क्रमशः पुणे, मुख्यालय हैदराबाद और त्रिशूल में स्थित है। यह संस्था मोटी फिल्म सामग्री का विकास करती है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पॉलीमर, विशेष रसायन, चश्मा, अतिचालक शुद्धता और दुर्गम धातु, अर्धचालक, इलेक्ट्रॉन, सेरेमिक और महीन पाउडर संस्करण शामिल हैं इसमें, है ना। इलेक्ट्रॉनिक सामग्री उपयोग कराती है। यह नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशेष रूप से बड़े पैमाने और नैनो सामग्री के सृजन के लिए प्रयास कर रही है। प्रायोगिक सूक्ष्म तरंग इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग तथा अनुसंधान संस्थान समीर, प्रायोगिक सूक्ष्म तरंग इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एवं अनुसंधान संस्थान समीर, यह 1977 में टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान TIFM मुंबई में स्थापित की गई एक विशेष माइक्रोवेव उत्पादन इकाई की एक शाखा है। इसकी स्थापना 1984 में मुंबई में इलेक्ट्रॉनिक विभाग द्वारा की गई थी। यह एक स्वायत्त अनुसंधान विकास प्रयोगशाला है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक केंद्र चेन्नई का 1987 का समीर में विलय कर दिया गया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक केंद्र जो कि चेन्नई में था, उसका समीर में विलय कर दिया गया था, और 1994 में कलकत्ता में समीर की स्थापना हुई थी। 15 जुलाई 2005 को समीर चेन्नई में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों एवं यंत्र के परीक्षण, मूल्यांकन और गुणवत्ता की सुविधा के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी ETEC नाम राष्ट्रीय सुविधा स्थापित की गई। कब की गई थी? इसको 2005 में की गई थी ETEC। यह संस्था सेरेमिक युक्त पैकेजिंग के विकास एवं निर्माण का कार्य करती है। इस संस्था में
वर्ष 1984 में व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया था। यह सेरेमिक पैकिंग के लिए VLSI डिज़ाइन केंद्रों की स्थापना भुवनेश्वर, बड़ौदा, बेंगलुरु, लखनऊ और नोएडा में करती है। समीर के स्तंभ चिकित्सा में इलेक्ट्रॉनिक्स देती है, फोटोनिक्स में देती है, EMI और EMC में देती है, रडार इंस्ट्रूमेशन में देती है, उच्च शक्ति माइक्रोवेव और RF प्रणाली घटकों में भी अपना प्रयोग देती है, IT और संचार में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंटीना में, मिलीमीटर वेव में और इलेक्ट्रॉनिक पैकेजिंग डिज़ाइन में भी इसका प्रयोग किया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसकी स्थापना 1954 में बेंगलुरु में भारत सरकार के द्वारा की गई थी और सैन्य क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं उनके लिए बनाई गई थी। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। यह सेना के लिए रडार, संचार तंत्र, नौसेना प्रणाली, दूरदृश्य प्रसारण, टैंक इलेक्ट्रॉनिकी, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिकी, सोलर फोटो वोल्टेक प्रणाली आदि सॉफ्टवेयर हैं वो ये उत्पादन करती है। वर्तमान में इसकी 9 इकाइयाँ कार्यरत हैं। यह नवरत्न उद्योग का दर्जा भी इसको प्राप्त है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। सर्टिफिकेशन ISO 9001 2015 में मिला था क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। ISO 14001 ये मतलब 2015 में मिला था पर्यावरण मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। ISO 9001 उपभोक्ता की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी मिला था और OHSAS 18001 ये 2007 में मिला था और एक्यूपेशनल हेल्थ एवं सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए इसको सर्टिफिकेट मिल चुका है। DOEACC योजना, यह डॉक्यूमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑक्सीडेशंस ऑफ कंप्यूटर कोर्सेज कहा जाता है इसको, जो उत्पाद संबंधी जो गुणवत्ता होती है उसका मापदंड का प्रदान करता है, सर्टिफिकेट देता है। ये कोर्स होता है एक प्रकार का, जिसको क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑक्सीडेशंस ऑफ कंप्यूटर कोर्सेज। यह एक गुणवत्ता और मापदंड के लिए मापन देता है सर्टिफिकेट, और ये इसके 4 लेवल होते हैं। OABC में बांटा गया है, 4 लेवल बांटा गया। अब आते हैं सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, इसकी स्थापना 1983 में चंडीगढ़ मुख्यालय में इसकी स्थापना की गई थी। इसका कार्य क्या होता है, प्रोसेसिंग, दूरसंचार, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक के लिए LSL, VSL, IL का निर्माण करना और उसका विकास करना। यह क्षेत्रीय केंद्र VLSL के लिए बनाते हैं, मतलब क्षेत्रीय केंद्र है इसका। नोएडा, बेंगलुरु, लखनऊ, भुवनेश्वर और बड़ौदा में इसकी स्थापना की गई है, केंद्र बनाए गए हैं इसके। क्या है ये, सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड। प्रौद्योगिकी विकास परिषद, इसकी स्थापना इलेक्ट्रॉनिक्स आयोग द्वारा 3 अक्टूबर 1973 में की गई थी। इसका अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास की आवश्यकता वाले विषयों का पता लगाना। फोन एवं कंप्यूटर को हैकिंग से बचाने के लिए मंगल की डिजिटल सर्किट। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय MUT ने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग विभाग के शोधार्थी, मतलब जो वहाँ पे हैं, वहाँ पे शोध कर रहे हैं, जो मंगलदीप गुप्ता ने एक ऐसा डिवाइस सर्किट तैयार किया है जो वर्तमान उपलब्ध सर्किट में अधिक सुरक्षा और तेज है, मतलब ये अच्छा सुरक्षा देता है और मतलब सुरक्षित भी है और ये सभी डाटा सुरक्षित रहता है। शोध को अमेरिका कांग्रेस के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी ने 15 मानकों की कसौटी पर खड़ा पाने के बाद मान्यता दे दी है। इसे जुड़े आधा दर्जन शोध पत्र विभिन्न अनुसंधान जर्नल में प्रकाशित हो चुके हैं। पेटेंट के लिए इसके आवेदन दे दिया है ने, और प्रोफेसर चौहान ने बताया है कि कोई भी सर्किट अपनी ताकत, गति, सुरक्षा के कारण खास होता है। ट्रांजिस्टर का संयोजन इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संदेश वाहक अंक तुरंत उत्पन्न होते हैं और सर्किट तत्काल इंस्ट्रक्शन या कोडिंग कर देता है, इंटरप्शन या कोडिंग कर सकता है।
इनने बनाया है ये? तो ये मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं मंगलदीप गुप्ता, इनने हैकिंग से बचने के लिए ये बनाया है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित नीतियां कौन कौन सी हैं? तो भारत में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2012 में आई गई थी सबसे पहले, है ना, और 25 अक्टूबर 2012 में इसे स्वीकृत किया गया था। इसका लक्ष्य था इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर को बाजार में 2020 तक $4 अरब तक पहुंचाने का। इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग कर दिया गया। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नाम क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग कर दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर योजना का शुभारंभ कर ग्रीनफील्ड EMC और ब्राउनफील्ड EMC की परियोजना लागत का क्रमशः 50% एवं 75% अनुदान के रूप में दिया गया था। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 1909 में आई और इसकी स्थापना NPE 2012 के स्थान पर की गई थी और 19 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2002 आई है, एक 12 में आई थी और एक 19 में आई है। 12 की आई थी 25 अक्टूबर 2012 को और 19 की आई है 19 फरवरी 2019 को। थैंक यू सो मच गाइज। यदि पसंद आया है वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और